हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 5 अगस्त को कंडक्ट किया गया था बाय एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी। और ये पार्ट 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर अराउंड द इमेजिनरी पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। देखो, आपने पढ़ा होगा जैसे दो जंक्शन होते हैं, एक तरफ पी और एक तरफ एन रीजन। मैं इधर पी मान रहा हूँ और इधर एन। तो एन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और प्रोटॉन सॉरी पी साइड पर जो होल्स होते हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। या कह लीजिए यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन किसकी होगी, होल की, और यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं एन साइड से पी साइड की तरफ। तो देखो यहाँ पर इनकी ना हाई कंसंट्रेशन होती है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। और क्योंकि पी साइड पर होल्स ज़्यादा है तो ये इस तरफ आ जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। एक ड्रिफ्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट भी करते हैं। वो तब करते हैं जब बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ड्रिफ्ट करेंगे। लेकिन ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, या इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन एन साइड पर ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एन साइड से डिफ्यूज होकर के पी रीजन में चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन सेगमेंट इज हायर देन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पी सेगमेंट। तो बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन साइड पर ज़्यादा होता है, इसीलिए होता है ये सब। होल्स ऑफ पी सेगमेंट, देखो अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर लाइटर, ऐसा भी नहीं है। कि मेन कंसेप्ट ये डिफ्यूजन किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर। ये ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन और आया हुआ है सीयूटी में। सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। दे एग्जिबिट परफेक्ट, दिया भी है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एंड परफेक्ट कंडक्टिविटी। द वैल्यू ऑफ ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इन मटेरियल के लिए क्या होगा। देखो मैं आपको डीपीएफ बताता हूँ, दिल्ली पुलिस फोर्स। अब यहाँ पर इसका मतलब है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। आपको पता होगा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो के बराबर होता ही नहीं, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है, जबकि पैरामैग्नेटिक में डायमैग्नेटिज्म बहुत कम, सॉरी पैरामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है, और जो भी मैग्नेटिज्म होगा वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। फेरोमैग्नेटिक में ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ, और इसमें भी मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इन द फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए जो डाया का काई होता है, ससेप्टिबिलिटी, वो रहती है नेगेटिव, इसकी रहेगी पॉजिटिव और इसकी रहेगी पॉजिटिव। ठीक है। और एक्चुअली परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की जब बात आए तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव रहेगी, तो -1 हो जाती है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मटेरियल के लिए। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू आर इक्वल टू काई प्लस 1। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना कि इक्वल टू काई प्लस 1, ऐसे ही म्यू रिलेटिव इक्वल टू होता है काई प्लस 1। अब काई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1, तो म्यू आर काई की वैल्यू -1 और +1 ये हो जाएगा, तो म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। काई की वैल्यू होगी -1, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी रहेगी 0। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा वो आपको बताना है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। एन है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, एन नॉट इनिशियल कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। तो जो एन है वो टाइम पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जो ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और डिक्रीजिंग होगा। तो इसलिए ये तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, दोनों स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन सी और बी में से हम ये वाला चूज करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ कौन सा ठीक है पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो उसका फॉर्मूला होता है किसी आर सेपरेशन पे पी पॉइंट पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, जबकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर। तो जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली आर पर डिपेंड कर रहा है। दोनों ही इन्वर्सली डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो आर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शार्पली डिक्रीज होगी क्योंकि आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। और देखो जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब आर की वैल्यू 1 होगी उस समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे जब आर की वैल्यू 1 होगी। कैसे, आप देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आर 1, तो के क्यू ही आएगा दोनों की वैल्यू। तो जब आर की वैल्यू 1 यूनिट हो गई तब ई और बी एक दूसरे के बराबर आएंगे, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो इनमें तो कहीं इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, इसमें भी कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इन दोनों ग्राफ में इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पर। पहले मैं ऑप्शन ए को और ऑप्शन बी को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि कहीं पर भी एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बराबर नहीं हो रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ग्राफ, जबकि इंटरसेक्ट करना चाहिए क्योंकि और भी बराबर हो जाए जब आर की वैल्यू 1 होगी। अब सी और डी में से कौन सा ग्राफ सही होगा, तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज़्यादा शार्पली डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसने पोटेंशियल से ज़्यादा डिक्रीज कर रही है सी ग्राफ में, पोटेंशियल के नीचे आ गए नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा शार्पली डिक्रीज करेगी। सेम ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट में, सॉरी चैप्टर 2 में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आप एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है सर्किट में वी ए माइनस वी बी कितना होगा, यानी कि पॉइंट ए का पॉइंट बी से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो ये हमें फाइंड करने के लिए हमें दोनों लूप में पता होना चाहिए, दोनों ब्रांच में पता होना चाहिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट यहाँ से इस बैटरी से करंट निकल रहा है आई, और इस आई में से I1 करंट इस वाले ब्रांच में जा रहा है, और जो बचेगा वो आएगा नीचे I माइनस I1। ठीक है, अब अगर मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई करूँ इस वाले लूप में, तो अप्लाई करते हैं केवीएल, अप्लाई KVL इन लूप 1। तो मैं इस लूप को 1 बोलते हूँ। अब किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे हम। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होगा, एक 1 ओम और एक 2 ओम की वजह से, दोनों सीरीज में। तो मैं इसको 2 + 1 3 लिख सकता हूँ, इंटू में करंट कितना है इसमें I1। अब आप ऊपर आ जाओ, फिर मिला हमें सेल का पहले टर्मिनल कैसे मिल रहा है, माइनस का, तो मैं लिखूंगा माइनस के 12। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 4 ओम की वजह से, हो जाएगा प्लस के 4 इंटू में I, और ये किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल के, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू 0 होता है अकॉर्डिंग टू केवीएल। तो मैंने क्या लिखा, 2 और 1 3 I1 माइनस के 12 प्लस के 4 I। तो इसको हम लिख सकते हैं 3I1 प्लस 4I इक्वल टू 12। इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब यही हम अप्लाई करेंगे केवीएल लूप 2 में, इसको लूप 2 में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 2 में इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले 3 और 3 6, तो 6, और यहाँ पर करंट कितना है 6 माइनस I1। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ रहे हैं 2, और देखो 2 और 1 3 है, तो इन दोनों में करंट फ्लो करेगा। तो अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ऐसे लूप में मूव करो, लेकिन यहाँ पर ये करंट हमने इस तरफ माना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस के 2 और 1 3, और करंट कितना है इसमें I1। इसको मैं इक्वल पुट करूँगा 0 के। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो 6I माइनस 6I, फिर माइनस के 6I1 माइनस के 3I1 इक्वल टू कितना होगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 6I माइनस और माइनस प्लस होएगा, यानी कि 3, ये आएगा I1 इक्वल टू 0, या फिर 6I इक्वल टू आ जाएगा 9I1, और I की वैल्यू आ जाएगी 9/6I1। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं I इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3/2 I1 आ गया, तो I की वैल्यू 3/2 I1 हो जाएगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ I, कैसे भी आप लिख लो। अब देखो हमें I और I1 में रिलेशन पता चल गया, हमारे पास I और I1 में ऑलरेडी एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं I या I1 निकालने के लिए। वैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत होगी, I माइनस I1 की भी, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो काम करते हैं, यहाँ पर 3 I1 को I1 रहने देते हैं,
प्लस 4 आई की वैल्यू कितनी है 3/2 ऑफ I1, 3/2 ऑफ I1 और ये किसके बराबर है 12 के। देखो ये 2 से ये कैंसिल होगा 4, तो ये कितना है 3 यहाँ पर और 3 दूनी 6, तो 6 और 3 9I1 आएगा। 9I1 इक्वल टू कितना आ गया 12, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/9, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 4/3 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू में पता चल गई है। I की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 इंटू में I1 की वैल्यू कितनी है 4/3, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर और I1 की वैल्यू 4/3। हमें चाहिए यहाँ पर I माइनस I1, तो I माइनस I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I हमारे पास 2, I1 है 4/3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा 2/3 एम्पियर। तो अब हमें इस ब्रांच में पता है करंट कितना है 2/3 एम्पियर है। इस वाली ब्रांच में करंट हमें पता चल गया I1 है यानी कि 4/3। अब इसी के हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालेंगे। देखो हमें फाइंड करना है VA माइनस VB, ये हमारा टारगेट है VA माइनस VB। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं O पॉइंट। अब देखो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, A पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि V0 माइनस VA। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 ओम की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो वो बराबर होगा I इंटू में R, और I कितना है 4/3 यानी कि I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1 ओम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस O माइनस से आ जाएगा 4/3। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ये पॉइंट भी देखो O पॉइंट पर है पोटेंशियल, तो V0 माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 ओम की वजह से करंट 3 ओम है यहाँ पर रेजिस्टेंस और 2/3 यहाँ पर करंट है, तो V इक्वल टू IR यानी कि 3 इंटू में 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल हो गए। तो हमें V0 माइनस VB पता चल गया, V0 माइनस VA पता चल गया, चाहिए क्या VA माइनस VB। अब ये कैसे फाइंड करें, तो मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारी 2 है और ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। तो आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो V0 तो हट जाएगा, तो माइनस करते हैं यहाँ से। तो हमने लिखा V0 माइनस VB, इसमें से माइनस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन यानी कि माइनस के V0 माइनस VA इक्वल टू 2 माइनस के 4/3। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 मतलब 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये बचेगा 2/3। और देखो इधर क्या होगा, माइनस V0 है प्लस V0, तो V0 से V0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस VA हो जाएगा और माइनस के VB जो हमें चाहिए था VA माइनस VB कितना आ गया 2/3 वोल्ट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सर्कुलर लेमिना ऑफ रेडियस R हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पर कितनी हो जाएगी, 2R का डिस्टेंस है और इसका रेडियस है R। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर लेमिना के लिए वो होता है σ/2ε0 1 माइनस ये जो भी डिस्टेंस है इसको मैं लेट अभी Z ले लेता हूँ, Z/Z² प्लस R² की पावर 1/2। अब Z इक्वल टू कितना है 2R के इक्वल है, तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे σ/2ε0 1 माइनस Z की वैल्यू 2R/में ये Z का स्क्वायर यानी कि 2R का स्क्वायर मतलब 4R² हो जाएगा प्लस के R² की पावर 1/2। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आ जाए 5R², मतलब फिर भी 1 में से कुछ माइनस होना चाहिए और ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है और मुझे लगता है कि इसमें सबको बोनस मार्क्स मिले होंगे। तो आई कैन से दैट नन ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि यहाँ पर 2/5 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक +5 माइक्रोकूलम और एक -5 माइक्रोकूलम जो कि ओरिजिन और P इक्वल टू 3,4 पर रखे हुए हैं। आपको बताएं जो प्लस का 5 माइक्रोकूलम है, प्लस का 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसकी मतलब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, फोर्स हमें फाइंड करनी है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हम फोर्स देख रहे हैं +5 पर, इसका मतलब ये कि जो माइनस चार्ज है ये +5 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर की तरफ यानी कि ऐसे।
मतलब मैं इसको अलग दिखा देता हूँ, ऐसे फोर्स लगेगी उस पर, ये नेट फोर्स होगी। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, लेकिन दोनों ही जो कंपोनेंट होंगे ना वो पॉजिटिव एक्सिस में और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और पॉजिटिव वाई एक्सिस में रहेंगे। लेकिन आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में यहाँ पर माइनस जे कैप दे रखा है, यहाँ पर दोनों को माइनस लिया हुआ है, इसमें आई कैप को माइनस लिया हुआ है, लेकिन इन दोनों में पॉजिटिव है। तो अगर मैं बिना सोल्व करे भी कंसेप्चुअली सोचूं कि कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दोनों ही जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में गिवन है। तो इसलिए हम कंसेप्चुअली ऑप्शन सी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे सेट करके दिए हैं कि आप सोल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो, सीधा कंसेप्ट लगाओ, जिसको कंसेप्ट पता होगा उसका कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब भी डायरेक्शन की बात आए ना, सबसे पहले ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन में किस तरह से है। ये ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, मतलब कि बिना सोल्व किए आप बस सोच करके आंसर निकाल सकते हो कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में कौन रहेंगे? होल रहेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। जबकि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। देखो, अगर हम, ये है ग्रुप 13, 14, 15, अगर हम ग्रुप 13 की 14 में डोपिंग करवाएं इस तरह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कम होता है। जो भी आप बोरोन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए फिल करोगे तो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब होल्स ज़्यादा होंगे, तो ये बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि जब आप ग्रुप 15 को 14 के साथ डोप करवाओगे तो मिलेगा हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होंगे। तो इसका मतलब ये, इन ग्रुप को हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट, और ये जो ग्रुप है ये होता है पेंटावेलेंट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ट्राइवेलेंट एटम्स को डोपेंट करवाते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? देखो, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे, तो होल्स आर माइनॉरिटी, नो, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट। देखो, पेंटावेलेंट की डोपिंग नहीं, हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग करवाते हैं, ये गलत हो गया। होल्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट, ये ऑप्शन सी रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और हम ट्राइवेलेंट एटम्स को डोपेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और उसमें पेंटावेलेंट एटम्स को डोप करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इंटेंसिटी के लिए सही होगा। इंटेंसिटी का ऑर्डर बताना है। इससे पहले एक और जो पेपर हुआ था 6 अगस्त, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ, मैंने अपलोड की हुई है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या करंट कह सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे आप मान लीजिए इधर इंटेंसिटी अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इंटेंसिटी अगर हम पढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रो करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये I1 इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना है, I2 इसके लिए फोटो करंट इतना है और I3 के लिए फोटो करंट इतना है। अब इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो फोटो करंट है वो किसके लिए? I3 के लिए। और मैंने आपको बताया जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तब करंट ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पर करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी I3 सबसे ज़्यादा होगी, देन I2, और सबसे कम करंट है I1 के लिए, तो सबसे कम इंटेंसिटी होगी I1। तो ये ऑर्डर रहना चाहिए इंटेंसिटी का, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, I1 सबसे कम, I3 सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको बताया हुआ कि लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है और जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट। कैलकुलेट द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एज्यूमिंग द एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो 250 है और बेस करंट है 1 किलो ओम। देखो, पहले मैं सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। लेट ये बेस है इस तरफ, इधर एमीटर और ये कलेक्टर। एमीटर में हमें इसको एरो को बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ये कलेक्टर रहेगा
अभी इसमें क्या करते हैं हम, ये एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस, इनको एमीटर को कॉमन करते हैं, मतलब इसको इससे के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे और यहाँ पर बेस को भी हम कॉमन, तो एमीटर को कॉमन करेंगे दोनों से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। अब हमें गिवन है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो है 4 किलो ओम, यानी कि आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है वो 4 किलो ओम है। कैलकुलेट द लोड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम इज 1 वोल्ट, और यहाँ पर जो वोल्टेज है आउटपुट पर वो दी हुई है 1 वोल्ट। तो आउटपुट पर अगर मैं करंट निकालूं आई आउटपुट, अब आई आउटपुट किसके बराबर होगा, जो कलेक्टर का करंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन में R, वोल्टेज कितनी 1, रेजिस्टेंस कितना 4 किलो ओम, तो किलो को मैं 10 की पावर 3, इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं, तो आई नॉट यानी कि कलेक्टर करंट कितना आ गया 1 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर। हमें बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो देखो कॉमन एमीटर के लिए जो बीटा होता है वो होता है आई सी अपॉन में आई बी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इनपुट सिग्नल वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज हमें फाइंड करनी है। इनपुट वोल्टेज मैं तभी तो फाइंड कर पाऊंगा जब मुझे इनपुट करंट पता होगा और इनपुट रेजिस्टेंस। हालांकि रेजिस्टेंस तो हमें दे रखा है, बेस रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 किलो ओम, तो बेस में मुझे करंट भी तो पता होना चाहिए। जब मैं करंट की रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनपुट वोल्टेज पता लग जाएगी। ठीक है, तो बेस करंट अब मैं निकालूंगा इस फॉर्मूले से, तो आई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सी अपॉन में बीटा। आई सी की वैल्यू में पता है 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी 250, इसको भी अभी एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, वोल्टेज इनपुट जो हमें निकालना है दैट विल बी करंट बेस में कितना है वो हमने यहाँ पर देखा 1 अपॉन में 4 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 250। कैलकुलेशन सबसे बाद में करनी चाहिए। रेजिस्टेंस कितना है बेस में, वो है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब हो गया 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल कर देते हैं। वी इनपुट, अब देखो यहाँ पर 25 चौक 100 तो 1000 आ जाएगा। अब एक्चुअली एक और जीरो आएगा क्योंकि 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, तो 100 और एक जीरो ये। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25 चौक 100 और 10 ही 1000 आएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट, और जो ये इक्वल हो जाएगा 1 मिली वोल्ट के। तो इस तरह से हम इसमें इनपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला और सर्किट डायग्राम ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी ट्रांजिस्टर का डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने तीनों तरह का कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर सब कुछ बताया हुआ है। ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन भी बताई हुई है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करके दे दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।